हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुद्रास्फीति की गणना करना सीखेंगे कि मुद्रास्फीति की गणना किस तरीके से की जाती है। तो इसके दो विधियां होती है, एक होती है कीमत सूचकांक विधि और दूसरी होती है जीडीपी और स्फीति, है ना, जिसे जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, है ना। तो कीमत सूचकांक विधि में क्या होता है, इस विधि में चुनिंदा वस्तु और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की गणना की जाती है। अर्थात यदि एक वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि, है ना, अर्थात ये एक वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करती है ना, ये बंच ऑफ द वस्तु को करती है ना, बॉस्केट के अंतर्गत। प्रत्येक सूचकांक के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का एक निश्चित भारांश दिया जाता है ना। मुद्रास्फीति दर की गणना के लिए प्रत्येक सूचकांक के अंतर्गत आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है, बेस ईयर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कीमत सूचकांक विधि द्वारा मुद्रास्फीति दर की गणना करते समय निम्न तीन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है ना। कीमत सूचकांक विधि द्वारा मुद्रास्फीति दर की गणना करते समय निम्न तीन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? चयनित वस्तु और सेवाओं की मात्रा, चयनित वस्तु और सेवाओं की मात्रा की गणना, प्रत्येक वस्तु और सेवा को आवंटित किया गया भारांश और आधार वर्ष, बेस ईयर्स। तो ये होता है। दूसरा हम देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। यह सूचकांक वस्तुओं के, है ना, वस्तुओं के थोक मूल्य में औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है। थोक मूल्यों का तात्पर्य अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं की बिक्री का प्रथम विक्रय मूल्य है। डब्ल्यूपीआई की गणना आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा की जाती है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, डीपीआईआईटी, है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, है ना। डब्ल्यूपीआई की गणना में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। डब्ल्यूपीआई की गणना मासिक आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार की वस्तुएं होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और ऊर्जा, विनिर्मित उत्पाद। अब हम देखेंगे डब्ल्यूपीआई की एक नई श्रृंखला चालू हुई है। हाल ही में डॉक्टर सौमित्र चौधरी समिति की रिपोर्ट के आधार पर डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखला चालू की गई है, जिसमें निम्न परिवर्तन किए गए। कौन कौन से? आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। प्राथमिक वस्तुओं के भारांश में लगभग 2.5% की वृद्धि की गई है। वस्तुओं की कुल संख्या को बदलकर 676 से 697 कर दिया गया है। नई श्रृंखला में डब्ल्यूपीआई की गणना करते समय अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाएगा। परिणाम स्वरूप डब्ल्यूपीआई और पीपीआई को समरूप बनाने का प्रयास किया गया है। खाद्य मुद्रास्फीति की गणना पृथक रूप से करने के लिए डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स की शुरुआत की गई है ना, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति पर सरलता से नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या परिवर्तन हुआ है 2000, जो बेस ईयर हमने लिया है समूह। जैसे सभी वस्तुएं पहले कितनी थी, 676 थी, अब 697 हो चुकी है ना। प्राथमिक वस्तुएं 102 थी, 2011-12 में 117 हो गई है, और भारांश इनका बढ़ के 22.62% हो गया। इधर ऊर्जा अब 26 हो गई, 16 हो गई है, भारांश 13.15 हो गया, और विनिर्मित उत्पाद 564 हो गए हैं और 64.25 इनका भारांश हो गया। डब्ल्यूपीआई की उपयोगिता क्या है? ये सूचकांक समग्र आर्थिक स्तर पर थोक मूल्यों के आधार पर मुद्रास्फीति की जानकारी देता है। इसके द्वारा सरकार उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि को भी नियंत्रित कर सकती है। निवेशकों द्वारा निवेश से संबंधित निर्णय लेते समय डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यूपीआई का प्रयोग विभिन्न व्यापारिक समझौतों में मुद्रास्फीति को आधार बनाने में किया जाता है। इसे इंडेक्सेशन कहते हैं, है ना, इंडेक्सेशन कहते हैं। निवेश वहाँ करना चाहिए जहाँ मुद्रास्फीति बढ़ने के बाद भी अधिक फायदा हो, वहाँ पे निवेश करना चाहिए। अब आता है हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ता मूल्यों में औसत परिवर्तन की गणना की जाती है। अर्थात यहाँ वस्तु और सेवा दोनों शामिल किया जाता है। सीपीआई की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा की जाती है। सीपीआई के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है ना। सीपीआई की एक पुरानी श्रृंखला भी है, जिसके अंतर्गत सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई रूरल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, है ना, और सीपीआई यूएनएमई जो अब समाप्त हुआ है, ये था, है ना। और ये तीनों जो है ना, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई आरएल और सीपीआई एल, इसकी गणना श्रम ब्यूरो के द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा की जाती है।
सीपीआई की नई श्रृंखला में क्या हुआ है, नई श्रृंखला में आधार वर्ष 2010 से बदलकर 12 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को 6 समूह में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से समूह में, खाद्य और पेय पदार्थ, पान तंबाकू और नशीले पदार्थ, कपड़े और जूते, आवास, ईंधन और प्रकाश और विविध, इसके अंतर्गत सेवाएं ली गई है ना। तो ये 6 तरीके से लिया गया है। तीसरा क्या परिवर्तन हुआ है, सीपीआई की नई श्रृंखला में पान तंबाकू और नशीले पदार्थ को पृथक रूप से पृथक समूह में बदल दिया गया है। इसकी उपयोगिता क्या है सीपीआई की, यह सूचकांक उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म तस्वीर का आकलन किया जाता है। ठीक, अब आती है दो तरह की मुद्रास्फीति, हेडलाइन जिसे मुख्य मुद्रास्फीति बोलते हैं, और एक दूसरी आती है कोर मुद्रास्फीति। तो हेडलाइन में क्या होता है, मुद्रास्फीति का निर्धारण करते समय यदि बास्केट की सभी वस्तुओं को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त मुद्रास्फीति दर को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि गणना WPI के आधार पर की गई है तो इसे WPI हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी प्रकार उपभोक्ता मूल्यों के आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति की गणना CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाती है। कोर मुद्रास्फीति क्या होती है, यदि मुद्रास्फीति की गणना करते समय खाद्य वस्तुओं और ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाए, है ना, खाद्य वस्तु और ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाए तो उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। इसकी गणना थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य दोनों आधारों पर की जाती है। तो कभी कभी इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है कि हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति क्या होती है। अब हम जानेंगे उत्पादक कीमत सूचकांक। यह सूचकांक वस्तु और सेवाओं की उत्पादक कीमतों में औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है, अर्थात ये उत्पादक के दृष्टिकोण से वस्तुओं की कीमत में बदलाव को दर्शाता है। इस सूचकांक में उत्पादक की मूल कीमतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्पादन के कारकों की लागत अर्थात टैक्स, परिवहन लागत आदि को शामिल नहीं किया जाता है। जब कोई उत्पाद फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो उसकी कीमतों में परिवर्तन की गणना आउटपुट PPI द्वारा की जाती है, तथा जब कच्चा माल फैक्ट्री में प्रवेश करता है तो उसकी कीमतों में परिवर्तन की गणना इनपुट PPI के द्वारा की जाती है। अब हम देखेंगे WPI और PPI में क्या अंतर होता है। WPI को देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, थोक मूल्यों के आधार पर गणना होती है। उत्पादन की मूल कीमतों में अन्य कीमतें भी शामिल होती है। गणना में दोहराव की संभावना होती है और गणना में केवल वस्तुएं शामिल की जाती है। PPI में क्या होता है, उत्पादन कीमतों के आधार पर गणना होती है, टैक्स, पर्सनल लागत आदि शामिल नहीं होता है। गणना में दोहराव की संभावना न्यूनतम होती है और गणना में वस्तु और सेवा दोनों काउंट किया जाता है। हाल ही में सरकार को PPI से संबंधित गठित BN गोलदार समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न है। क्या क्या है, PPI का आधार वर्ष 2011-12 होनी चाहिए। इसकी गणना मासिक आधार पर की जानी चाहिए। प्रारंभ में इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया जाना चाहिए तथा व्यापक विचार विमर्श के बाद WPI से PPI की ओर अग्रसर होना चाहिए। आवास कीमत सूचकांक NHB रेसिडेक्स, ये क्या होता है, ये सूचकांक भारत का पहला आधिकारिक आवास कीमत सूचकांक है, जिसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय के आदेश पर NHB द्वारा 2007 में की गई है। ये सूचकांक सूक्ष्म स्तर, शहरी स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर आवास कीमतों में परिवर्तन की गणना करता है। NHB द्वारा यह गणना तिमाही आधार पर की जाती है। ये सूचकांक भारत के विभिन्न शहरों में आवास कीमतों में परिवर्तन की जानकारी देता है। इसके माध्यम से विभिन्न निर्माता बैंक निवेशक निवेश संबंधी निर्णय लेने में सही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसमें 2 सूचकांक शामिल हैं। कौन कौन से, आवास मूल्य सूचकांक, आवास किराया सूचकांक। वर्तमान में आवास कीमत सूचकांक का आधार वर्ष 2012-13 है। अब हम जो इकोनॉमी की अगली टर्म से जैसे फिलिप्स वर्ग, इसके बाद की जो कॉन्सेप्ट है उसको अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।